मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस प्रसंग में भारतीय अर्थव्यवस्था के उस महान स्तंभ के बारे में जानेंगे जिसने शुरू से ही पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में अपना एक अलग ही मुकाम कायम रखा है। तो चलो दोस्तों, आज उस महान भारतीय शख्सियत के बारे में जानते हैं जिसका नाम है रतन टाटा। एक व्यक्ति जो भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपति और टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। वह देश के सबसे बड़े समूहों में से एक का नेतृत्व करते हैं, जिसमें लगभग 100 फर्में हैं और राजस्व लगभग 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर है। इसके साथ ही वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा टेलीसर्विसेज, टाटा टी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल्स और इंडियन होटल्स कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। वह अदम्य व्यक्तित्व कोई और नहीं बल्कि रतन नवल टाटा हैं। प्रारंभिक जीवन 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की चौथी पीढ़ी हैं। यह कहना कि रतन टाटा का जन्म उनके मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था एक गलत होगा, क्योंकि उनका पालन पोषण देश के सबसे संपन्न परिवारों में से एक में हुआ था। उनके माता पिता के बिछड़ने के बाद उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। भले ही रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ हो, लेकिन उन्होंने सत्ता या धन को कभी हल्के में नहीं लिया। मुंबई और फिर बाद में शिमला में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसे वे सबसे अधिक मानते थे अमेरिका, सपनों की भूमि। उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर टाटा समूह में शामिल होते ही उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। व्यावसायिक जीवन यात्रा। रतन टाटा ने अपनी पहली नौकरी 1960 के दशक के मध्य में शुरू की, जिसमें जमशेदपुर में टाटा स्टील डिवीजन के साथ काम करना शामिल था, जहां उन्होंने ब्लू कॉलर कर्मचारियों के साथ पत्थर फावड़ा और भट्टियों के साथ काम किया। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्क के प्रभारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। कंपनी गंभीर वित्तीय कठिनाई में थी, क्योंकि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में इसकी 2% बाजार हिस्सेदारी थी, जिसमें 40% का नुकसान हुआ था। लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने 1972 से 1975 की समयावधि में अपने घाटे की भरपाई करते हुए 20% की बाजार हिस्सेदारी को छू लिया। हालांकि 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित की, जो अंततः आर्थिक मंदी का कारण बनी, तो नेको का सहज उत्थान रुक गया। 1977 में संघ की तीव्र समस्याओं और अंततः हड़तालों का अर्थ था नेको का बंद होना। हालांकि रतन टाटा ने नेको की मौलिक मजबूती में विश्वास करना जारी रखा, लेकिन उद्यम जीवित नहीं रहा। लगभग उसी समय उन्हें एम्प्रेस मिल्स सौंपा गया था, जिसे उन्होंने लाभांश सुनिश्चित करने के साथ साथ काफी तेजी से बदलने में भी कामयाबी हासिल की। हालांकि मिल को बड़ी श्रम समस्याओं का सामना करना पड़ा और मिल के उत्पादों के लिए बाजार की मांग में कमी के कारण बढ़ते घाटे के कारण यह अंततः 1986 में बंद हो गया। इस तरह की कठिनाइयों को सहन करते हुए रतन टाटा ने अपनी दृष्टि को विकसित और परिष्कृत किया, जो टाटा समूह की कंपनियों को आसान रूप से बढ़ा देगा। अभूतपूर्व टाइकून बनना। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में कदम रखा, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। इस नई स्थिति के साथ रतन व्यापक सुधारों की शुरुआत करने में सक्षम थे। उनके मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सार्वजनिक हुई और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया, जिससे इसे और अधिक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और मान्यता मिली। उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने इंडिका, पहली सही मायने में भारतीय कार की लॉन्चिंग देखी। रतन टाटा ने क्षमता दिखाने वाले नए नवोदित व्यवसायों में निवेश करने के लिए टाटा समूह ने कंपनियों की संख्या 300 से कम कर दी। उन्होंने अपनी देखरेख में विभिन्न कंपनियों को भी चालू किया और भारी राजस्व अर्जित किया। इसके अतिरिक्त टाटा समूह ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई विदेशी ब्रांडों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा की देखरेख में टाटा सन का नमक से सॉफ्टवेयर तक का उद्यम $100 बिलियन के समूह में बदल गया। रतन टाटा को टाटा समूह को ऐसी अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई मील के पत्थर और कई बाधाओं को पार करना है, जिसके लिए वह आज जाना जाता है।
लेकिन शायद सबसे मनोरंजक कहानी बिल फोर्ड और JLR बायआउट के साथ उनके संघर्ष की है। जगुआर कहानी। 20वीं शताब्दी के अंत में टाटा का यात्री कारों का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा था और बहुत विचार और परामर्श के बाद उन्होंने कार व्यवसाय को अमेरिकी दिग्गज फोर्ड को बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फोर्ड ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। डेट्रॉइट में फोर्ड मुख्यालय में 3 घंटे की लंबी बैठक में बिल फोर्ड के अध्यक्ष ने टाटा से कहा, जब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप यात्री कार व्यवसाय में क्यों आए? यदि हम आपसे यह व्यवसाय खरीदते हैं तो यह एक एहसान होगा। यह अपमान रतन टाटा के साथ अटक गया क्योंकि वह घर वापस आ गए और उन्होंने कार व्यवसाय को बेचने के बजाय हुकिया बदमाश द्वारा इसे बदलने पर काम करने का फैसला किया। कुछ शुरुआती झटकों के बाद टाटा मोटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके यात्री कारों के कारोबार ने भारी मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इस बीच फोर्ड ने आर्थिक रूप से बहुत खराब प्रदर्शन किया। 2008 में फोर्ड दिवालियेपन की राह पर थी जब टाटा समूह ने अपने लग्जरी कार ब्रांड जगुआर लैंड रोवर JLR को पेशकश की। इस बार बिल फोर्ड इस बिकवाली की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे और रतन टाटा से कहा, आप जगुआर लैंड रोवर खरीदकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। यह वास्तव में एक वास्तविक दुनिया का प्लॉट ट्विस्ट है। 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद टाटा ने $2.3 अरब में JLR ब्रांडों का अधिग्रहण किया। खरीद के कुछ वर्षों के भीतर JLR ने एक नाटकीय बदलाव किया और अब यह टाटा मोटर्स के वित्त का मुख्य आधार है। 2020-21 की अस्थिर बाजार की स्थिति के साथ JLR के मौजूदा मूल्यांकन को कम करना मुश्किल है, लेकिन विभिन्न अनुमान $20 अरब से $33 अरब तक हैं। फर्क करने की ख्वाहिश। रतन टाटा के लिए दुनिया के सबसे उल्लेखनीय व्यवसायों में से एक होने की महत्वाकांक्षा पर्याप्त नहीं थी। वह और अधिक करना चाहता था। रतन की 65% से अधिक हिस्सेदारी धर्मार्थ ट्रस्टों में निवेश की जाती है। उनके जीवन का एक प्राथमिक लक्ष्य मानव विकास के साथ साथ भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना रहा है। श्री आर टाटा ने युवा उद्यमियों के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है, जब तक कि यह वही है जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग किसी की स्थिति को मापते हैं या नहीं। वहाँ अच्छे विचारों की एक अथाह संख्या है, लेकिन केवल कुछ ही लोगों में उन्हें अमल में लाने का आत्मविश्वास होता है। वह इस बात पर जोर देता है कि किसी को उससे अपेक्षा से अधिक देने का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि एक संस्थापक के पास जुनून और नवीनता है, तो उसे समर्थन देने की आवश्यकता है। मैं एक नंबर वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक सहज हूँ, और मैं मानता हूँ कि सभी निवेश सकारात्मक नहीं होंगे। कुछ विफल हो सकते हैं, और कुछ को अन्य कारणों से समस्या हो सकती है। यही जीवन है। तेजी से विफल। रतन टाटा अध्यक्ष के रूप में अपने अंतिम वर्ष में नवाचार को बढ़ावा देने के इच्छुक रहे हैं। यह प्रदर्शित करने के लिए कि विफलता किसी भी व्यावसायिक रणनीति का एक तेजी से महत्वपूर्ण पहलू है, एक अनूठी वार्षिक प्रतियोगिता विकसित की गई है, सर्वश्रेष्ठ विफल विचार के लिए एक पुरस्कार। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता के पीछे का विचार कंपनी को जोखिम से बचने के लिए रखना है। पुरस्कार यह बताने के लिए है कि कोशिश करना और असफल होना वास्तव में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चतुर अध्यक्ष ने विफलता को सोने की खान बताया है। रतन टाटा के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य। हालांकि रतन टाटा भारत के सबसे प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक हैं, लेकिन वे अपनी सादगी और एकांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, और रतन टाटा का वर्णन करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द शर्मीले और अकेले हैं। टाटा समूह 1991-2012 के अध्यक्ष के रूप में उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 46 गुना बढ़कर रु. 4.75 लाख करोड़, इससे भी अधिक प्रभावशाली शुद्ध लाभ में वृद्धि थी, जो 51 गुना बढ़कर रु. 33,500 करोड़। रतन टाटा के वर्षों के दौरान निवेशकों ने खुशी मनाई और समूह के बाजार पूंजीकरण में 33 गुना वृद्धि हुई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह एक अंतर्राष्ट्रीय समूह बन गया, और उसने टेटली का अधिग्रहण करने के लिए टाटा टी, जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करने के लिए टाटा मोटर्स और कोरस का अधिग्रहण करने के लिए टाटा स्टील का अधिग्रहण किया। इसलिए किसी ने कहा है कि हमें चलते रहने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।